बड़ौदा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पिछले वीडियोस में हमने हमारे चौथे यूनिट को शुरुआत की थी, जहां हमने अभिप्रेरणाओं की संकल्पना, अर्थ, अभिप्रेरणाओं के प्रकार देखे। फिर उसके बाद अभिप्रेरणाओं का क्या महत्व होता है ये देखा। अब हमारा आगे का एजेंडा है कि हम अभिप्रेरणाओं के संदर्भ में जो शास्त्रज्ञों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं या जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोटिवेशनल थियरीज है, उसका हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। तो जब हम मोटिवेशनल थियरीज की बात करें या अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों की बात करें, तो इन सिद्धांतों में अग्रस्थान पे अब्राहम मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है या जरूरतों का श्रेणीत्मक इन्होंने सिद्धांत रखा गया है इनके द्वारा, उसका अध्ययन करना जरूरी माना जाता है। तो इसीलिए आज हम हमारे थियरीज ऑफ मोटिवेशन या अभिप्रेरणाओं के सिद्धांत इस घटक के तहत पहला हमारा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जो है अब्राहम मास्लो के द्वारा निर्धारित की गई जरूरतों की श्रेणीबद्ध आकृतिबद्ध या श्रेणीबद्ध रचना का अध्ययन। तो अब्राहम मास्लो ने श्रेणीबद्ध रचना जरूरतों की क्यों की, इसका सबसे पहले या उनके विशेष उसके अंतर्गत आने वाले पॉइंट्स क्या थे, मुद्दे क्या थे, इसका हमें अध्ययन करना होगा। उसके पश्चात ये जो आपको यहाँ पर ग्रीन बोर्ड पे एक आकृतिबद्ध दिखाई पड़ रहा है, इसका अध्ययन हम उस मुद्दों को जानने की बात करेंगे। तो अब्राहम मास्लो के हिसाब से उन्होंने ये थ्योरी क्यों स्पष्ट की, तो इसका जवाब ये है कि मानव की जो जरूरतें हैं वो अनंत है, जिसका कोई अनंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे वो अनंत है। मतलब एक जरूरत अगर पूरी हो जाती है तो वही तत्कालीन दूसरी जरूरतों का निर्माण मानवीय जीवन में होते हुए दिखाई पड़ता है। और ये जो जरूरतें हैं ये कभी भी खत्म नहीं होती। मतलब आज एक जरूरत है तो कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी, ऐसा जरूरतों का जो तांता लगा रहता है वो मानव के जन्म से लेकर तो मृत्यु तक का उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए अगर जरूरतों की निर्मित की प्रक्रिया निरंतर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक है, तो फिर उन जरूरतों को हमें यहाँ पे अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करना होगा कि कौन सी जरूरत कब आनी चाहिए या किस जरूरत का अंतर्भाव एक जरूरत के पूर्ति के बाद होता है। जैसे मैंने कहा कि आज एक जरूरत, इसका सबसे सही उदाहरण, जब हम छोटे होते हैं, खुद के पाँव पे चलना शुरू करते हैं, उसके बाद जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें साइकिल चलाने की इच्छा होती है, फिर साइकिल चलाना सीख लेते हैं, हमारे पास एक साइकिल आ जाती है, फिर हम साइकिल से स्कूल जाने लगते हैं या उस साइकिल से कहीं बाहर हमारी घर में लगने वाली चीजें लाने मार्केट जाने लगते हैं। फिर जब साइकिल हम कुछ दिन चला लेते हैं या साइकिल का प्रयोग कर लेते हैं तो फिर हमारी इच्छा ये निर्माण होती है कि अब हमारे पास टू व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए। फिर हम एक स्कूटी या एक बाइक खरीद लेते हैं, फिर वो लेने के बाद कुछ दिन उसका प्रयोग करने के बाद हमारे मन में इच्छा आती है कि अब टू व्हीलर गाड़ी बहुत चला ली, अब हमारे पास फोर व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए। फिर हमारे लिए कार एक जरूरत बन जाती है। मतलब इंसानी जरूरतें, ये फितरत इंसानों की ऐसी है कि जब कोई एक चीज उसे, जब वो चीज उसके पास नहीं होती तो वो सर्वश्रेष्ठ लगती है और उसको पाने के लिए काम करता है। जब वो मिल जाती है तो उससे बड़ी जो अपना समाज में एक रुतबा निर्माण करने वाली चीज होती है उसका निर्माण करने के पीछे या उसको पाने के पीछे लग जाता है। तो ऐसी जो निरंतरता जीवन में चल रही है, जरूरतों को पाने की और जरूरतों के लिए इच्छा
उत्कृष्ट स्तर जो है आत्मविकास की जरूरत, ये कौन से प्रकार की जरूरत है, ये वहाँ पे परिभाषित करते आना चाहिए। इसीलिए भी जो हमारा एक शब्द था जरूरत या नीड, उसको मास्लो ने अलग अलग विभागों में या गटों में विभाजित करके जरूरतों को या मानवीय जरूरतों को यहाँ पे अलग अलग क्रमबद्ध करने की कोशिश की है। उसके बाद जैसे जरूरतें अतिरिक्त रहती है, मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल दिया कि कैसे हम खुद के पाँव से चलने से लेकर तो कार तक का पहुँचे, उसके आगे भी कोई जा सकता है कि हमारा खुद का एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, या जैसे अंबानी जैसे लोग हैं तो वो तो ये सोचेंगे कि हमारी खुद की ऐसी प्रणाली हो कि हमें कहीं जाना न पड़े। तो ऐसे परिस्थिति में इच्छाएं, जरूरतें अतिरिक्त दिखाई पड़ती है, और जब अतिरिक्त जरूरतें होती है तो निचले स्तर की जो जरूरतें होती है वो सबसे पहले तृप्त होना या पूरी होना जरूरी होता है। उसके बाद हम ऊपरी छोर पे चलते हैं, और जब ऊपरी छोर पे चलते रहते हैं तो भी जरूरतें हमें कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है कि जो अंततः अतृप्त ही रहती है, पूरी नहीं होती। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि जरूरतों की जितनी ज्यादा मतलब हम उनका पीछा करेंगे कि ये मेरी जरूरत है, मुझे पूरा करना है, ये मेरी जरूरत है, इसे मुझे पूरा करना है, तो उस पीछे दौड़ने के क्रम में हम कभी कभी अपना खुद का जो एक मतलब जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमें चाहिए वो अगर हमें ना मिल जाए तो कोई इंसान हतबल हो सकता है, तो साथ ही साथ कोई इंसान बगावत पर भी उतर आ सकता है। इन दोनों परिस्थितियों में कारणीभूत एक ही कारक होता है और वो होती है जरूरतें। उसके बाद जब इंसान किसी कार्य को करता रहता है या किसी कार्यस्थली में कार्यरत रहता है तो उसको मिलने वाला जो वेतन है, उसका जो दर्जा है सामाजिक स्तर में, वो दर्जा समाज में होने वाला उसका दर्जा, उसका स्टेटस, साथ ही साथ उसका वेतन, ये निर्धारित करता है कि उसकी जरूरतें कैसी हो। जिसका बहुत ज्यादा पैमाने पर वेतन आ रहा है, जिसका समाज में बहुत ज्यादा अच्छा दर्जा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो हमारी चौथी और पांचवी स्तर है, सम्मान, विषय जरूरत और आत्मविकास की जरूरत, ये मायने रखती है, क्योंकि उनका सामाजिक दर्जा पहले ही खूब अच्छा है, और जो एक बार साख बन चुकी है उसको हमेशा बरकरार रखने के चक्कर में ये सम्मान विषय जरूरतों के पीछे भागते रहते हैं, और आत्मविकास की जरूरत भी उनके लिए मायने रखती है। वही हम अगर बात करें कि जिनका वेतन कम है, जो कम आय में अपने परिवार का जो बोझा है वो उठा रहे हैं या अपना काम निरंतरता से कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सम्मान विषय जरूरत या आत्मविकास की जरूरत मायने नहीं रखती। वे लोग ध्यान देते हैं शारीरिक जरूरतों पे या सुरक्षात्मक जरूरतों पे, ताकि उनकी जो रोजी रोटी है वो भी चलते रहे, उनके घर वालों को, उनके परिवारजनों को खाना मिलता रहे, सुरक्षा की सही मतलब क्या बोलेंगे हम उसको कि प्रोविजन की हुई हो, प्रावधान किया हुआ हो, ये उनके लिए मायना रखता है। मेरा दर्जा क्या है, मेरा समाज में स्टेटस क्या है, ये जरूरी नहीं होता। इसीलिए हमारी आय का स्रोत कैसा है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, इस पर भी हमारी जरूरतों का एक जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। तो जो अभी हमने अब्राहम मास्लो के जो हम जिसको बोल सकते हैं कि परिकल्पनाएं थी उसकी कि ये ऐसा ऐसा है करके मैं आकृति बंध का निर्माण कर रहा हूँ, तो अब परिकल्पनाओं के अध्ययन के पश्चात हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम अब्राहम मास्लो के आकृति बंध का अध्ययन करें। तो प्रिय छात्रों, आपको एक बात याद में रखनी है कि जो मैंने यहाँ पे आकृति बंध एक निकाला है, ये कहलाता है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी या मास्लो की जरूरतों को, मास्लो का जरूरतों को दर्शाता सिद्धांत। ठीक है, इसका हमने अध्ययन करना है। और जब मास्लो का जरूरतों को दर्शाता सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे तो आपको ध्यान में रखनी है एक बात कि जरूरतें नीचे से ऊपर की ओर चलती है। मतलब ये जो यहाँ पे मैंने आकृति बंध निर्माण किया है या ड्रॉ किया है और मास्लो ने बनाया है, तो इसमें पहली जरूरत ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी सम्मान विषय और पांचवी आत्मविकास की जरूरत है। यहाँ हमने भूल नहीं करनी
भले ही व्यंग किया है, पर ये व्यंग आप लोगों के लिए बहुत सटीक इसलिए लागू पड़ता है कि आपको एक बार खाना न मिल जाए तो चलेगा, पर मोबाइल होना चाहिए। इसीलिए अपने मोबाइल का सही प्रयोग करना सीखिए। उसके बाद हम फिर से आते हैं व्यंग की जगह, लेकिन हम आते हैं हमारे मास्लो की हायरार्की थ्योरी पे, जो नीड हायरार्की है उस पे। तो सबसे पहला शारीरिक जरूरतें। तो जो मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति कार्यरत होता है, जिसमें मैंने 5 कौन सी मूलभूत संकल्पनाएं आती है वो आपको बताई, जो कि है भोजन, वस्त्र, आश्रय, आरोग्य तथा अच्छी शिक्षा। जब ये जरूरतें हमें पूरी करनी होती है और मनुष्य इन जरूरतों को पूरी करने के लिए पीछे दौड़ता रहता है, तो उन जरूरतों को हम उसकी मूलभूत जरूरतें या प्राथमिक जरूरतें भी कहते हैं, क्योंकि ये अगर नहीं है तो वो व्यक्ति के रूप में या एक मानव के रूप में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसीलिए उसे इन मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए काम करते रहना पड़ता है और वो इन मूलभूत जरूरतों की पूर्ति करता है। फिर अगर हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति की ये मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही, आप बहुत से लोग ऐसे देखते होंगे कि कभी आपको चौराहे पर छोटे बच्चे दिख जाते हैं, कोई बूढ़े दिख जाते हैं जिनके पास आश्रय नहीं होता, जिनकी खाने की सुविधा नहीं होती। ऐसे परिस्थिति में फिर भी अपनी जो यहाँ पे हम बोलेंगे कि शारीरिक जरूरतें हैं, ये जिनकी मूलभूत जरूरत जो है वे मूलभूत जरूरत अपनी पूरी नहीं कर पा रहे, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत बार मतलब फाइनल यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल आता है कि वे अपने जिंदगी से हाथ धो भी बैठ सकते हैं, मतलब मृत्यु भी ऐसे लोगों की हो सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति की पहली जरूरत है कि वे अपने मूलभूत जरूरतों का पीछा करें, उनको पूरा करने के लिए जितना काम संभव है या आवश्यक है उतना करता रहे। और जब तक ये मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं होती तब तक उसमें किसी भी अभिप्रेरणाओं का परिणाम नहीं होता, क्योंकि मूलभूत जरूरतें पूरी होना बेहद जरूरी होती है, तब तो वो बाकी की बातों के बारे में सोचेगा। इसीलिए जरूरतों की पहली श्रेणी बताई गई है शारीरिक जरूरतें या फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद दूसरी जो जरूरत है वो है सुरक्षात्मक जरूरत, या जिसको हम बोलेंगे सेफ्टी नीड। अब सुरक्षात्मक जरूरत में क्या आएगा, तो शारीरिक या जिसको हम बोलेंगे कि हमारा उदर निर्वाह करने के लिए, मतलब अपना भरण पोषण करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन चीजों को पूरा करके, मतलब अपनी जरूरत पूरी करने की जब हमारी कैपेसिटी हो जाती है, क्षमता हो जाती है, तो हमारी जरूरत एक लेवल ऊपर चढ़ती है, मतलब हमारा जरूरतों का जो आकृति बन है वो एक स्तर और ऊपर जाता है और फिर एक जरूरत जुड़ जाती है। कौन सी, तो सुरक्षात्मक जरूरत। अब सुरक्षात्मक जरूरत में हम क्या बोलेंगे कि जिसमें मनुष्य को जैसे बहुत बार इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, जैसे अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो उस काम को करते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरा जो बॉस है वो मुझे काम से ना निकाल दे या मेरे पैसे ना काट दे, अगर मैं बहुत ज्यादा घर पे रहता हूँ तो मेरे पैसे ना काट दे, ये क्या है, ये मन में असुरक्षा का भाव है। या मुझसे कोई अच्छा काम करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो कहीं मुझे उड़ा के मेरी जगह उसे ना स्थानाबद्ध कर दिया जाए, ये सब क्या होती है, तो ये असुरक्षितताएं होती है। अगर साधारण स्तर पे असुरक्षितता की बात करें तो घर में जब हम एक मतलब अच्छे स्तर पे जब हम पहुंच जाते हैं और हमारे घर में थोड़े पैसे आ जाते हैं या थोड़ी चीजें होती है तो उसको लेकर हमारे मन में असुरक्षितता होती है कि कहीं चोर ना आ जाए और हमारी ये सब चीजें न लूट जाए। तो इन सब भावों का अंतर्भाव सुरक्षात्मक जरूरतों में आता है कि मानव के मन में निर्माण होने वाली जो अलग अलग असुरक्षितताएं हैं, जो डर के कारण है, उसको कम करने के लिए उस पर योजनात्मक उपाय करने वाले जितने भी हथकंडे होंगे वो जब हम उपयोग में लाते हैं तो सुरक्षात्मक जरूरतें हमारी पूरे होती जाती है। अगर हम कार्यस्थली के बारे में या कार्यालय के बारे में या हमारे प्रबंधन के क्षेत्र में सुरक्षात्मक जरूरत को समझने की कोशिश करें तो कैसे होंगे, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दो प्रकार की सुरक्षात्मक जरूरत पूरी की जा सकती है। पॉजिटिव कैसे, तो आपको अपने नौकरी की मतलब आप ही इस जगह पर कार्यरत रहेंगे, आपकी जगह किसी और को नहीं दी जाएगी। उसके अलावा आपके लिए मतलब आपकी जीवन की सुरक्षितता के लिए बीमा की योजना अगर की जाती है। उसके अलावा अगर आपको मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपके निवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन सुखद हो, सुलभ हो, सुखमय हो, इसके लिए पेंशन की योजना अगर की जाती
व्यक्ति बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेटिस्फाइड फील कर सकता है और उसकी सुरक्षात्मक जरूरत पूरी हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और प्रबंधनात्मक स्तर पे निगेटिव वे से सुरक्षात्मक जरूरत कैसे निकाली जा सकती है या उसे काम कैसे निकाला जा सकता है, तो उसे नौकरी से निकाल देने का डर दिखा के या उसकी पदान्नति करके, मतलब उसका डिमोशन करके, या उसे किसी कारण के लिए या काम के लिए दंड देके भी यहाँ पर हम उसकी निर्मित, मतलब उसके द्वारा निगेटिव उसको ये करके काम उससे निकलवा सकते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो सुरक्षात्मक उसको डर किस चीज का लगा है, मुझे नौकरी से ना निकाल दे या मेरा पगार ना कट जाए, वेतन ना कट जाए, सैलरी ना कट जाए। तो इन सब बातों से हम क्या करते हैं कि एक तो उसको सुरक्षितता प्रदान करो या उसको सुरक्षितता प्रदान करने के लिए उससे अच्छा काम निकलवाने के बाद उसे सुरक्षितता प्रदान करो। लेकिन मास्लो का ये कहना है कि जब तक व्यक्ति की ये जरूरतें पूरी नहीं होगी वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। इसीलिए हर कार्यस्थल में ये निर्धारण होना चाहिए कि उसके कर्मचारी सुरक्षा महसूस करें, सुरक्षा उन्हें हम सुरक्षित हैं ऐसा महसूस हो। जैसे कि हमने देखा कि पेंशन योजनाएं, बीमा योजनाएं, उसकी नौकरी को पक्की करके भी हम उसे सुरक्षितता प्रदान करवा सकते हैं। उसके बाद का तीसरा जो जरूरतों का हम क्रम आगे बढ़ा रहे हैं वो है सामाजिक जरूरत। अब सामाजिक जरूरत कब आएगी, तो जब किसी भी व्यक्ति की ये दो जरूरतें पूरी हो जाएंगी, मतलब शारीरिक एवं सुरक्षात्मक जरूरत को पूरा करने के बाद सामाजिक जरूरत पे इंसान आगे बढ़ता है। और सामाजिक जरूरतें कब निर्माण होती है, तो जब एक व्यक्ति किसी जगह पर या समाज में रहते हुए, कार्यरत रहते हुए, जीवन का निर्वाह करते हुए बहुत बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का समाज में आने वाले अलग अलग पक्षों से संबंध आता है। और उन अलग अलग पक्षों से संबंध आने के बाद कभी कभी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर मान के चलिए एक कर्मचारी अगर श्रमिक संगठन से जुड़ा हुआ है, मतलब वो एक राजकीय पक्ष नहीं पर एक उसके कार्यस्थली में जो कार्यरत है, जो राजकीय पक्षों के जैसा ही काम कर सकता है, ऐसा उनका एक विशेष जो गुट है, ग्रुप है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो जब इस श्रमिक पे कोई अन्याय अत्याचार हुआ तुरंत वो अपने ग्रुप के पास जाएगा, वहां पे गुहार लगाएगा, वहां पे अपनी व्यथा सुनाएगा और काम अपना करवा लेगा। मतलब जब जरूरतें हमारी, अब जैसे कोई साधारण व्यक्ति की यही जरूरत पूरी नहीं हो रही तो कोई ग्रुपिज्म जैसे काम में अटक सकता है क्या, अटक सकता है क्या, नहीं अटक सकता। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जब ये दो जरूरतें पूरी हो जाती है तब ये हम सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के पीछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सामाजिक जरूरतों में हम ये देखते हैं कि बहुत बार हमारे संपर्क या किसी पक्षों से आया हुआ हमारा संबंध प्रस्थापित करने के चक्कर में या संगठित होने के चक्कर में अनौपचारिक तौर के या ढंग के हम ग्रुप बनते हुए देखते हैं, जिसमें सामाजिक संगठनाएं होती है, राजकीय संस्थाएं होती है, राजकीय पक्ष हो सकता है। आगे जाके यही जो आज छोटा ग्रुप है वो एक बड़ा जाके पक्ष भी बना सकते हैं, राजकीय पक्ष में तब्दील हो सकता है आज का जो अनौपचारिक पक्ष है वो। तो ऐसे पक्षों का निर्माण इस जरूरत के अधीन होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर हम जैसे कारखाने की बात करें या कार्यालय की बात करें, तो यहाँ पे काम करने वाले श्रमिक या कामगार जो कोशिश करते हैं उनके कोशिशों की निष्पत्ति बोल के अनौपचारिक संगठनाएं निर्माण होती है। हर कारखाने में आपको एक श्रमिक लोगों का यूनियन दिखाई पड़ेगा, एक ग्रुप दिखाई पड़ेगा और उसका एक लीडर होता है जो कभी कभी जरूरत होने पर ये वास्तव मांग भी करते हैं और कभी कभी इनकी अवास्तव मांगे भी होती है। और चूंकि वहाँ पे एक संघ होता है, उनकी यूनिटी होती है और उसके अधीन आके कभी कभी उनकी जरूरतें या अवास्तव मांग पूरी भी करनी पड़ती है। और बहुत बार ऐसा मेरा बिल्कुल कतई कहना नहीं है कि वे अवास्तव मांग करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वे मतलब प्रवाह से अलग हो जाते हैं, लेकिन 99% वे अपने हित के लिए वहाँ पे लड़ाई देते रहते हैं। तो ये जो सामाजिक स्तर पे, मेरा कहने का बस इतना ही उद्देश्य है कि सामाजिक स्तर पे जब अपने हित के खिलाफ जाते हुए हमें कोई भी व्यक्ति का समूह, संगठन या कोई भी चीज दिखाई पड़े तो उससे बचाव करने के लिए मैं और मेरा समाज कैसे काम कर सकते हैं, इसका अगर हमें नमूना
क्या है, तीसरी जरूरत। इसके बाद और ये जो सामाजिक जरूरत होती है या सामाजिक स्तर पर की जो जरूरत हमने निर्माण की है, इसका प्रयत्न या इसकी कोशिश अनौपचारिक रूप से संगठनों के अस्तित्व का निर्माण तथा उनका अखंड चलते रहना होता है और मनुष्य अपनी सामाजिक छवि बरकरार रखने के लिए, अपने सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इन संगठनों का प्रयोग करता है। उसके बाद की जो चौथी जरूरत है वो है सम्मान विषयक जरूरत, जिसको हम स्टीम नीड कहते हैं। तो जब पहली तीन जरूरतें पूरी हो गई, देखिए डाटा ऐसा जा रहा है ऊपर, तो पहली तीन जरूरतें पूरी होने के बाद चौथी जरूरत है सम्मान विषयक जरूरत। तो सम्मान विषय की जो जरूरत है उसमें हम ये देखते हैं कि व्यक्ति को मतलब जब उसके पास उसकी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो भी पूरी हो गई, सुरक्षा की जो डर की भावना थी वो भी पूरी हो गई, उसके बाद उसका सामाजिक रुतबा भी अच्छा है, समाज में भी उसने एक मतलब पक्ष में या एक सामाजिक तौर पे काम करने वाले अलग अलग ग्रुप्स में वो है। तो ऐसी परिस्थिति में अब उसके पास एक सवाल निर्माण हो जाता है कि जो समाज में मैं चल रहा हूँ, एक मेरा नाम है, एक मेरा ओहदा है, एक मेरी पहचान है, तो इस पहचान को मैं बरकरार रखने के लिए एक विशेष मेरे पास सम्मानजनक पद हो, एक मेरे पास विशेष ताकत हो, मेरे अधीन सब हो, ऐसी भावना मानवीय मन में निर्माण होते रहती है, उद्दीपित होते रहती है और सम्मान विषयक जरूरतें इस स्तर पे जाके मानव को बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है। और सम्मान विषयक जरूरत का तात्पर्य क्या है, तो सामाजिक मान्यता मिले, सामाजिक स्वीकृति मिले, सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, और जब इन सभी बातों की पूर्ति होती है तो सम्मान विषयक जरूरत की पूर्ति एक व्यक्ति के जीवन में हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और सबसे खतरनाक ये जरूरत होती है, क्योंकि जब एक बार ओहदा बचाने के चक्कर में, सम्मान पाने के चक्कर में, प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में, प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में एक आदमी लगता है, तो उसकी अगर जरूरत सही समय पर सही मायनों में पूरी हुई तो ठीक, नहीं तो वो बहुत बार यहाँ पे ऐसा होता है कि उसके जरूरतों की पूर्ति न होते हुए अगर दिखाई पड़े तो वो वैफल्य में जा सकता है, उसका मानसिक स्तर जो है वो एकदम चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो न करने के काम भी करने लग सकता है। कुछ लोग बहुत जो कमजोर होते हैं, जो हार मान जाते हैं, वो हतबल हो जाते हैं, लेकिन बहुतेरे हम ऐसे देखेंगे कि जो हतबल नहीं होते समाज विरोधी काम करने लगते हैं। इसीलिए जब हम जरूरतें ऊपरी छोर में पूरी करते चलते हैं तो सम्मान विषयक जरूरत या अपना एक प्रतिष्ठा का जो आवरण है, जो हमने एक अपना एक आवरण बना रखा है, वो आवरण अगर सही तरीके से वैसा का वैसा बना न रहे, कोई भी उस आवरण को भेदने की कोशिश करता है तो उसके सम्मान पे वो बात लगती है। इसीलिए सम्मान विषयक जरूरतों में हमने देखा कि प्रतिष्ठा बरकरार रहे, प्रतिष्ठा आगे बढ़ती रहे, तो इनकी जरूरतें पूरी होते रहती है। तो उसके बाद का जो अंतिम पॉइंट है वो है आत्मविकास की जरूरत। आत्मविकास की जरूरत में हम ये देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष क्षमता है, कोई कला गुण है, कोई अच्छा एक उसके पास एक हुनर है, तो उस हुनर को पूरा करने के लिए उसके मन में चाह निर्माण हो गया, अरे मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मूलभूत जरूरतें पूरी होने के बाद अब मेरे पास इतना है कि मैं बहुत सुखी इंसान हूँ, मेरी सुरक्षात्मक जरूरतें पूरी है, मेरी सामाजिक जरूरतें पूरी है, मेरी सम्मान विषयक जरूरतें पूरी है, मेरे समाज में भयंकर रुतबा है, मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी हुनर, मेरी क्षमता मैंने तराशी नहीं। तो अब वो आत्मविकास की ओर बढ़ता है और आत्मविकास की ओर बढ़ते हुए जो उसकी क्षमता है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी खूबी है, उसको निखारने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर किसी के पास काव्य लेखन की बहुत अच्छी कला है, तो काव्य लेखन के लिए उसे क्या चाहिए, एक शांत जगह, बहुत अच्छा रमणीक वातावरण, जहाँ उसके मन में अच्छे अच्छे काव्य निर्माण हुए, नैसर्गिक वातावरण अच्छा हो, आजू बाजू में पड़ोस में एकदम गंदगी दुर्गंधी ना हो, मतलब मन को एकदम आह्लाद देने वाला वातावरण हो, तभी उसकी क्षमता का सही कार्य यहाँ पे हो पाएगा और उसका आत्मविकास वो खुद कर पाएगा। इसके अलावा अगर हम बोले कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, उसके अलावा संगीतकार अगर कोई है तो उसको अपनी संगीत की आराधना करने के लिए समय चाहिए, वो जो खुद कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो उसके स्वर सही लग रहे हैं
मास्लो के द्वारा प्रतिपादित की गई जरूरतों की श्रेणी में ऊपरी छोर पे जाकर पहुंच चुका होता है। तो ये हमने अभी मास्लो की या अब्राहम मास्लो की जरूरतों का श्रेणीबद्ध सिद्धांत यहाँ पे उसका अध्ययन किया। आशा